हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परचेज प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है परचेज प्रोसीड्यूर, एक परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और हम परचेज जो भी मटेरियल करते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हम आज की क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज प्रोसीड्यूर क्या होता है। परचेजिंग हैज़ बिकम अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। आपका क्रयण जो है, परचेजिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। परचेजिंग हैज बिकम अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। जो क्रय है वो विशेषज्ञ क्रियाएं बन चुकी है। किसी कार्य विशेष के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का दायित्व होता है। इस काम को करने के लिए किसी एक इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू नो द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ हिज यूनिट्स। जो व्यक्ति उसके यूनिट की यानी कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी आपके फर्म में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो, ड्यूटी कहो, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसकी ड्यूटी के हिसाब से उसको ये जानना है, उसको ये पता लगाना है कि कहाँ किस यूनिट में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है कि द यूजिंग डिपार्टमेंट सेंड द मटेरियल रिक्वेस्टन्स टू स्टोर डिपार्टमेंट, यानी कि वह अपने सामग्री की आवश्यकताओं से अवगत है। उपभोगकर्ता इकाई अपनी आवश्यकताओं के लिए सामग्री मांग केंद्रीय भंडार विभाग को प्रेषित करता है। मटेरियल की जो भी डिमांड है, जो भी जितना आपको सामान मंगवाना है उसकी आपको लिस्ट कहाँ भेजनी होगी, आपको लिस्ट कहाँ भेजनी होगी, आपको सेंट्रल डिपार्टमेंट में भेजनी होगी वो लिस्ट, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट में। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स सच रिक्वायरमेंट्स में बी मीट बाय द ट्रांसफर और सरप्लस स्टॉक फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। कभी कभी कुछ ऐसी इकाइयों की एक इकाई की आवश्यकताओं को अन्य विभाग में उपलब्ध सामग्री के हस्तांतरण से पूरा किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इस सेंटेंस को समझने के लिए। डिपार्टमेंट ए में एक्स नाम की यूनिट पड़ी है, ठीक है। बी को जरूरत है, ठीक है। अब बी सेंटर स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजकर नहीं, बी सीधा ए को भेजेगा और ए से वो एक्स यूनिट जो उसको चाहिए थी वो उसको ट्रांसफर कर देगा ए, जिससे बी की फुलफिल हो जाएगी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मटेरियल के रिगार्डिंग वो, और ए के पास एक्स्ट्रा यूनिट पड़ा ही था। क्लियर है। फिर है a continuous flow of such requests on the store department by using department will necessitate procurement of the new supplies। किंतु इकाइयों द्वारा निरंतर मांग करने पर नई सामग्री को क्रम में आवश्यक बना देता है। अतः यह आवश्यक है कि क्रय प्रक्रियाओं से सदैव परिचित होना जरूरी है। अगर एक बात बताओ, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि ये परचेजिंग का मेथड जो है, प्रोसेस है, वो एक स्पेशलाइज एक्टिविटी है, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू ही किया जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं होता, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ मुझे नहीं पता है कि मुझे अगर मटेरियल की डिमांड है तो मैं कहाँ रिक्वेस्ट भेजूंगी, तो क्या मैं परचेज कर सकती हूँ? नहीं। अगर मैंने परचेज के लिए किसी के थ्रू मटेरियल मंगवा भी लिया तो क्या मैं उसका प्रोसेस फॉलो कर सकती हूँ? नहीं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब भी हमको परचेजिंग करनी है तो हमको उसका परचेज प्रोसीड्यूर पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, the procurement department has to anticipate the needs of the using departments। क्रय विभाग को उपभोगकर्ता की इकाइयों का आवश्यकता
इकाइयों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है। ठीक है, देखिए, एंटिसिपेट the needs of the using departments। ठीक है, सामग्री प्राप्ति हेतु अधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि सभी इकाइयों की आवश्यकताओं का सही आकलन करे। इट इज अ procurement officer's duties to see that requirements of other department be as nearly standard in a character as possible। जितनी भी उसको जरूरत है उन सारी चीजों का हमको क्या करना है, सही आकलन करना है आपको। ये ऑफिसर जो होगा वो चेक करेगा। ठीक है, ऑफिसर्स ड्यूटी टू सी दैट requirements of other department be as nearly standard in character as possible। सही आकलन करना जरूरी है। देन उसके बाद सभी आवश्यकताओं का अनुमान पहले ही लगा दिया जाना चाहिए ताकि जब भी हम ऑर्डर करें तो उसका जो नंबर हो वो एबनॉर्मल नहीं हो। यानी कि जब भी हमको पहले से ही ये फोरकास्ट करना है कि हमारी नीड कितनी है और उस नीड के हिसाब से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मंगवानी है। क्लियर है यहाँ पर। देन उसके बाद कि साथ ही निकट भविष्य में होने वाले मूल्य वृद्धि से सुरक्षा करता है। इसका सीधा सा एक ये जो पॉइंट है ना, इसका सीधा सा एक बेनिफिट जो है ना वो ये है कि अगर आप पहले से ही अपने जितनी नीड है उस हिसाब से अगर यूनिट मंगवाते हो तो फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इन फ्यूचर में, उनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए, अग्रिम क्रय आदेश आवश्यकताओं को दृष्टिगत रख के और उस सामग्री के भविष्य में उपयोग की सुनिश्चितता करके किया जाना चाहिए। ये तो बात थी कि हमको जितनी यूनिट चाहिए हमने उतनी यूनिट मंगवानी है, पर कभी कभी हमको एडवांस नाम की भी कोई चीज होती है। एडवांस में भी हम क्या करते हैं, यूनिट्स को मंगवाते हैं। ठीक है, अब एडवांस में अगर हमने मंगवाई है तो हमने फ्यूचर को फोरकास्ट तो किया ही होगा। अगर किसी चीज को, जैसे एक एग्जांपल, आपने एक पेन खरीदा, आज आपको उस पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आपने वो पेन खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि आपकी कल जो एग्जाम है उसमें वो काम आएगा। सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? यानी कि आपने एक पेन खरीदा, आज खरीदा, जो आज आपके किसी यूज में नहीं आ रहा है, पर कल जब एग्जाम होगा तो वो पेन आपके यूज आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के जैसे कि जब आपको एडवांस में कुछ मटेरियल आप मंगवा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर फोरकास्टिंग। क्या ध्यान रखोगे? फ्यूचर फोरकास्टिंग। क्लियर है? ये देखिए, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बहुत इजी तरीके से समझाए हैं। मैं बाय लैंग्वेज नहीं गई हूं, मैं आपको बहुत सिंपल सी सरल शब्दों में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं ताकि आपको समझ आ सके। क्लियर है यहां तक? अब चले आगे। अब बात करते हैं हम हमारे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज। सबसे पहला
इसको हमने क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में किया है? इसको हमने 4 पार्ट्स में किया है। पहले हम क्लासिफाइड में चार्ट बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला है हमारा रॉ मटेरियल, परचेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल। सेकेंड है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्लियर है? सेकेंड हमारा, इसको भी हम परचेस कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा सप्लाईज, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो है वो है टूल्स, ठीक है। ये हमारा परचेस का क्लासिफिकेशन। अब हम सीक्वेंस एक एक करके इन सभी को हम क्या करेंगे? डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, हम कह सकते हैं कच्चा माल, ठीक है। चलिए, दीज आर बेसिक मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखिए क्या कहता है, ये जो प्रोडक्ट है, दीज आर बेसिक मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड, होल्ड एक सेकेंड, प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सिंपल सा एक लाइन में मीनिंग बताया मैंने आपको रॉ मटेरियल का, यानी कि यह मूल सामग्री ही होती है जिसे अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल को देखिए, रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? WIP में वर्क इन प्रोग्रेस पर, और फिर आता है आपका फिनिश गुड, यानी कि हमारा फिनिश गुड जिससे बनता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो हमारा रॉ मटेरियल। क्या बिना रॉ मटेरियल के आप किसी गुड्स को क्रिएट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो? इम्पॉसिबल है, ठीक है। फिर है कच्ची सामग्री की परिभाषा उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में बदलती रहती है। एक प्रक्रिया की अंतिम उत्पाद अन्य प्रक्रिया की कच्ची सामग्री हो सकती है। क्लियर है? यानी कि दीज आर बेसिक मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड इनटू फिनिश गुड। ये एक ऐसे मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, जिनको हम प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं? फिनिश गुड में ट्रांसफर, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड कौन सा है हमारा? सेकेंड है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको संघटक हिस्से और उपकरण ठीक है। अब होता क्या है कि दीज इंक्लूड मशीन टूल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। मैं सिर्फ आपको एक एक लाइन में बता रही हूं ताकि इजी वे हो आपके लर्न करने में। दीज इंक्लूड machine tools of all description। क्लियर है? देखिए, इसके अंतर्गत मशीनों, उपकरणों आदि के कल पुर्जे या भौतिक सुविधाओं से संबंधित साज सामान को सम्मिलित किया जाता है। संघटक हिस्सों और आवश्यक उपकरणों को कल पुर्जों के अभाव में निर्माण कार्य ठप हो जाता है। बिना मशीनरी, आप एक बात बताओ, आपके पास रॉ मटेरियल है,
ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया है। अब आपके पास मशीनरी नहीं है, क्या आप उसका WIP करवा सकते हो? वर्क इन प्रोग्रेस करवा सकते हो सकता है क्या बिना मशीनरी, बिना इक्विपमेंट्स के? पहले के ज़माने की बात कुछ और थी, जहाँ पर लोग सारा काम हाथ से करते थे, सारे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते थे वो हाथ से होते थे। पर आज की कंडीशन ये है कि आप बिना मशीन और बिना इक्विपमेंट्स के कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आज के इस दौर में आप अगर मशीनरी और इक्विपमेंट्स नहीं लोगे या उनका यूज़ नहीं करोगे तो आप अपना प्रोडक्ट को बना नहीं पाओगे। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारे थर्ड की। थर्ड क्या है? थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है हमारा सप्लायर्स। क्या होता है सप्लायर्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी पूर्तियां। ठीक है, चलिए। These include stationery, belts, bolts, nuts, screw जो होता है ना वो वाले, एंड अदर हार्डवेयर। इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं? स्टेशनरी, बेल्ट्स, बोल्ट, नट्स, स्क्रू एंड हार्डवेयर बाकी के। इसमें कुछ उपयोग सामग्री को शामिल किया जाता है। ये मुख्य उत्पाद का तो अंग नहीं बन पाती है, किंतु उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कोल हो गया, इसमें आप और लिख सकते हो कोल। ठीक है, आप इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो। ये आपका बेसिक रॉ मटेरियल तो नहीं है, बेसिक रॉ मटेरियल में इसका कोई रोल नहीं है, पर जब आप WIP, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस करते हो तो उस समय इन सारी चीजों की जरूरत होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, लास्ट कौन सा है हमारा? टूल्स। टूल्स क्या कहता है? These are include dies, gigs and fixtures। इसमें इस वर्ग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तो निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ जैसे कतरन, छिलके, अपशिष्ट द्रव्य इत्यादि है। कुछ परिस्थितियों में उप उत्पादों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है आपके कि जो आपके एक सेकेंड, आपके टूल्स में ये जो सारे हैं ना, ये आप फोर्थ में डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो, आप थर्ड इसमें इक्विपमेंट्स वाले में डाल सकते हो आप। ठीक है, इसमें जो आएगा ना वो आएगा जैसे टूल्स का हो गया। अब इसके बाद कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो। हालांकि ये भी सही है, ये आप डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो इक्विपमेंट्स वाले में जिसमें आपको ये सारी चीजें चाहिए। अब देखिए स्टोर्स में जैसे आपके कुछ ऐसे रैपर्स हो गए, ठीक है, फिर आपके हो गए जैसे छिलके, आपके कुछ प्लास्टिक का वेस्टेज। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों, ये जो चीज़ें वो आपके स्टोर्स में आती है, इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, कुछ परिस्थितियों में उप उत्पादों को भी हम इसमें ले सकते हैं। वेस्टेज, आपका सब प्रोडक्ट, कभी कभी को क्या होता है कि जो सब प्रोडक्ट होता है वो आपके मेन प्रोडक्ट के लिए उस सब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया है, तो उसके लिए आप स्टोर्स में ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, आप चाहो तो किसी में भी ऐड कर सकते हो इसको। क्लियर है यहाँ तक? ये था आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसी में आप टूल्स वगैरह डाल सकते हो या अलग से भी शो कर सकते हो। फिर सप्लायर्स एंड टूल।
तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने देखिए क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा परचेज प्रोसीड्यूर, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखा हमने। उसके बाद हम आए क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कच्चा माल, फिर उपकरण, फिर आपकी सप्लायर्स और टूल्स और स्टोर्स, इसके बारे में हमने बात की। तो आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेंडर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है टेंडर, टेंडर की कितनी मेथड्स होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर